वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम जो है वो सफ़र-ए-कुन नावल का नेक्स्ट पार्ट एपिसोड नंबर 25 एंड 26 को स्टार्ट करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप भी कोई नावल पढ़ना चाहते हैं तो कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो की तरफ आते हैं। अलीज़ा की आंख मामूल के मुताबिक फजर के वक्त खुली। हमेशा की तरह इसने मुकद्दिम को अपने करीब पाया। आहिस्ता से इसका बाजू खुद पर से हटाते हुए उठी और वज़ू करने चली गई। वो वज़ू करके आई तो मुकद्दिम अभी भी वैसा ही सो रहा था। अलीज़ा इसके करीब गई और इसे आवाज़ दी, मीर उठें, नमाज का वक्त हो गया है। अलीज़ा ने आहिस्ता से बोला, मगर मुकद्दिम नहीं उठा। वो दूसरी साइड पर आई और मुकद्दिम के बाजू को हल्का सा हिलाया, मगर वो फिर ना उठा। मीर उठिए, नमाज का वक्त गुजर रहा है। अलीज़ा इसका बाजू हिलाते हुए बोली। मीर इसने फिर से मुकद्दिम से एकदम से आंखें खोली और अलीज़ा की तरफ देखा, जबकि अलीज़ा मैडम के हमेशा की तरह 14 की 14 तबक रोशन तो खो चुके थे। वो डर कर एकदम उछली और फ़ौरन से पहले पीछे होना चाहा, जो कि मुकद्दिम ने इसकी कलाई पकड़ के रोक दिया। क्या कहा तुमने अभी? मुकद्दिम ने हल्का सा झटका देते अपनी तरफ झुकाते हुए बोला। मैंने बोला नमाज पढ़ ले। अलीज़ा ने लड़खड़ाती आवाज़ में जवाब दिया। नहीं। इससे पहले क्या बोला? मुकद्दिम अब उठकर बैठता हुआ बोला, जबकि अलीज़ा की कलाई अभी तक इसके हाथ में थी। मीर, अलीज़ा ने डरते हुए बोला, जबकि इसके मुंह से अपना नाम सुनकर मुकद्दिम को लगा जैसे इस पर किसी ने ठंडा सूर फूंक दिया हो। मुकद्दिम मुस्कुराया और इसका हाथ पकड़ते हुए नरमी से अपने साथ बिठाया। तुम्हारे मुंह से अपना नाम सुनकर बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम लेकर मुझे पुकारा करो। मुकद्दिम इसे मोहब्बत पाश नज़रों से देखते हुए बोला। नमाज का वक्त गुजर रहा है। अलीज़ा ने मुकद्दिम को देखा और याद दिलाया तो मुकद्दिम हाँ में सर हिलाता हुआ उठा और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। वो वज़ू करके निकला तो अलीज़ा नमाज अदा कर रही थी। इसे एक नज़र देखता अपना फ़ोन और गाड़ी की चाबी उठाता मस्जिद की तरफ रवाना हो गया। मुकद्दिम नमाज पढ़कर मस्जिद से बाहर निकला तो इसका फ़ोन बजने लगा। इसने देखा तो दाद की कॉल आ रही थी। इसने कॉल रिसीव करके फ़ोन कान से लगाया और अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ा। हाँ बोलो दाद। मुकद्दिम ने गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए बोला। सर, खबर पाकिस्तान आ चुका है। अभी वो आने पुराने अड्डे पर मौजूद है और ख़बर मिली है कि वहाँ बहुत कम उम्र लड़कियों की स्मगलिंग हो रही है। ठीक है, अपने गार्ड्स को लेकर फ़ौरन इसके अड्डे पर पहुंचो। मैं भी निकल रहा हूं। मुकद्दिम दाद से बोलता फ़ोन बंद कर गया और गाड़ी जन से भगाई। अलीज़ा कब से बैठी मुकद्दिम के आने का इंतज़ार कर रही थी, मगर वो नहीं आया। अलीज़ा ने एक नज़र घड़ी की तरफ देखा तो वो 7 बजा रही थी। वो 5 बजे का गया था, लेकिन अभी तक वापस नहीं आया। अभी तक आए क्यों नहीं? रोज़ तो आ जाते हैं। जल्द ही अलीज़ा परेशानी के आलम में बार बार घड़ी की तरफ देख रही थी। इसका इंतज़ार करते करते कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। मुकद्दिम खावर के अड्डे पर पहुंचते गाड़ी से निकला तो सामने ही दाद और इसके गार्ड्स खड़े थे। दाद, पहले एसपी से रब्ता करो और इसे अपनी टीम के साथ यहाँ फ़ौरन पहुँचने का बोलो। मुकद्दिम दाद से बोलता अपने कुछ गार्ड्स को इशारा करता अंदर की जानिब बढ़ा। सर, आप भी अंदर मत जाएं, अंदर बहुत खतरा है। दाद ने फ़ौरन मुकद्दिम को रोकना चाहा। मुझे कुछ नहीं होगा, तुम एसपी से रब्ता करो फ़ौरन। मुकद्दिम बोलता हुआ अपनी गन लोड किए कमर के पीछे लगाता अंदर की जानिब बढ़ा, जबकि दाद एसपी को इतला देता मुकद्दिम के पीछे ही था। इसके लिए मुकद्दिम की हिफाजत करना ज़्यादा ज़रूरी था। मुकद्दिम हल्के कदम लेता दाखिली दरवाजे तक पहुंचा तो इसके आगे का मंजर देखकर इसका खून खोल उठा।
बहुत सी लड़कियां जिनकी उम्र 15 साल से भी कम थी इन्हें रस्सियों से बांध रखा था, जबकि चेहरे और जिस्म पर बहुत सी चोटों के निशानात थे और इन्हें वहां मौजूद दूसरे आदमियों के कदमों में बैठाया गया था, जबकि वो आदमी हाथ में हराम शराब पकड़े गंदी नज़रों से इन बच्चियों को देखते और कमीनगी से कहका लगाकर हंस रहे थे। वहां तकरीबन 10 से 12 आदमी मौजूद थे और इनमें से कुछ बाहर के आदमी थे जो अपनी जुबान में वहां खड़े आदमी कुछ बोल रहे थे। कहाँ है खावर, इसे बुलाओ, हमेशा हमारे पास वक्त नहीं है। इनमें से एक आदमी खावर के आदमी से बोला तो वहां मौजूद एक कमरे में खावर निकला और चलता हुआ इन आदमियों के सामने आ बैठा। तुम्हारी दी गई रकम बहुत कम है और ये बहुत खूबसूरत तितलियाँ इसलिए नहीं देंगी, इस तरह से नहीं देंगे, तुम इनकी कीमत कम लगाओ, ताज़ा माल है जवानी का, खावर कहता हुआ मकरू हंसी हंसा। ठीक है, जितनी रकम बोलोगे उतनी ही मिलेगी, बस जल्दी से डील करो। अब मैं इनमें से एक आदमी एक लड़की की तरफ देखते हुए बोला तो नींद बेहोश थी। तो ठीक है, एक लड़की का 5 करोड़ दो और कर लो डील। ठीक है, ये ले लो। वो आदमी इसकी तरफ इतने पैसों से भरा हुआ बैग बढ़ता हुआ बोला तो खावर मकारी से हंसा। वो बैग थामने के लिए हाथ आगे बढ़ाता मगर बैग पकड़ने से पहले ही इसके हाथ पर एक गोली आकर लगी जिससे वो बैग जमीन पर गिर गया। खावर की गन मुकद्दम की गन से निकलने वाली गोली खावर के हाथ पर लगी थी और इसी वक्त आमने सामने से फायरिंग शुरू हो चुकी थी। मुकद्दम और इसके गार्ड खावर के आधे से ज़्यादा आदमियों को ढेर कर चुके थे। खावर ने अपनी गन उठाई और वहां मौजूद एक लड़की के सर पर तान दी। खबरदार, अगर कोई भी आगे बढ़ा तो ये लड़की जान से जाएगी। खावर, लड़की को छोड़ दो और मुझसे मुकाबला करो, मुकद्दम डार कर कहता हुआ आगे की जाने बढ़ा। अगर तुम आगे आए तो मैं गोली चला दूंगा, खावर इस लड़की के सर पर गन से जोर देते हुए बोला, जबकि वो लड़की जोरों कतार रोने लगी। खावर लड़की को छोड़कर मुकद्दम शेर की सी दार में धारा और एक ही जुस्म में इस लड़की तक पहुंचा और इसका बाजू पकड़े आगे की जानिब धकेला, जबकि खावर गोली चला चुका था। खावर की गन से निकलने वाली गोली मुकद्दम के कंधे पर लगी थी। इससे पहले कि वो दूसरी गोली चलाता, दाद इसके बाजू पर फायर करता नाकाम बना चुका था, जबकि खावर के बचे कुछ आदमी खावर को लिए पीछे की जानिब बढ़े मगर आगे ही पुलिस के हाथों पकड़े गए। मुकद्दम के कंधे से खून निकलता इसका सफ़ेद कुर्ता बक हो चुका था मगर परवाह किसे थी। मुकद्दम इन लड़कियों को गार्ड्स के साथ बाहर भेजता, वहां मौजूद बेसमेंट की जानिब बढ़ा। बेसमेंट का दरवाज़ा खोला तो इसकी आंखें लाल अंगार बन गई थी। वह 50 से भी ज़्यादा कम उम्र बच्चियां मौजूद थी। मुकद्दम इन्हें वहां से निकालता बाहर की जानिब बढ़ गया। सर, आप प्लीज़ चलिए, आपको डॉक्टर की ज़रूरत है, दाद ने मुकद्दम को बहता हुआ खून देखते हुए फिक्रमंदी से बोला। मैं ठीक हूँ दाद, तुम इन बच्चियों से इनके घर वालों के मालूमात लो और इन्हें बाहिफाजत इनके घर पहुँचाओ। मुकद्दम बोलता हुआ अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ा और गाड़ी घर की जानिब बढ़ाई तो इसे अपने कंधे पर दर्द की ठेस उठती हुई महसूस हुई मगर लब बीच गया और गाड़ी अपने फार्म हाउस की जानिब बढ़ा दी। मुकद्दम फार्म हाउस पहुंचा तो जैद वहां पहले से ही मौजूद था, जिसे कॉल करके मुकद्दम ने फार्म हाउस आने का बोला था। जैद एक माहिर डॉक्टर था और इसका एक अपना हॉस्पिटल था जहां वो ज़रूरतमंदों का मुफ्त इलाज करता था। अल्लाह ने इसके हाथ में बहुत शिफा रखी थी और कुछ गरीबों की दवाएं भी थी जो इसे कभी नाकाम होने नहीं देती थी। जैद ने मुकद्दम के कंधे से गोली निकाली, बैंडेज की और इसे दर्द का इंजेक्शन लगाया। तुम अभी अपने कंधे को हरकत मत देना और ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात करना। घर में किसी को बताया तुमने? जैद ने मुकद्दम की तरफ देखते हुए पूछा। नहीं, मुकद्दम एक लफ्ज़ी जवाब देता हुआ सोफे की पूछ से सर टिकाए आंखें मूंद। प्लीज़ तुम अभी अपने कंधे को हरकत मत देना और ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात करना। और घर में किसी को बताया तुमने? जैद ने मुकद्दम की तरफ देखते हुए पूछा। नहीं, मुकद्दम एक लफ्ज़ी जवाब देता सोफ़े की पूछ से सर टिकाता हुआ आंखें मूंद गया। अलीज़ा को भी नहीं बताया? जैद ने फिर से पूछा।
पहली बात अलीज़ा नहीं भाभी बोल, और दूसरी बात मैं इसे परेशान नहीं करना चाहता। वो बहुत एहसास है, बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। कभी ना कभी तो तेरा जख्म देख ही लेगी, फिर क्या करेगा? जैद ने मुकज्जिम के साथ बैठते हुए कहा। जब देखेगी तब बेहतर हो चुका होगा, मुकज्जिम ने लंबा सांस लेते हुए कहा। चलो ठीक है, तुम सभी रेस्ट करो, मैं चलता हूँ, अस्पताल से कॉल्स आ रही हैं। जैद बोलता हुआ अपना सामान समेटने लगा और मुकज्जिम को खुदा हाफिज कहते हुए चला गया। मुकज्जिम की आंखें बार बार बंद हो रही थी। इसे समझ आ गई थी कि जैद इतनी जल्दी क्यों गया है, क्योंकि इसने मुकज्जिम को नींद का इंजेक्शन दिया था ताकि वो आराम कर सके। क्योंकि इसे पता था कि मुकज्जिम कभी भी आराम नहीं करता, ज़रूरी कहीं न कहीं निकल जाएगा। इसलिए इसने इसको नींद का इंजेक्शन देकर वहाँ से निकल गया। मुकज्जिम बामुश्किल अपनी आंखें खोलता बेड तक पहुँचा और गिनने के अंदाज में लेट गया और नींद की वादियों में उतर गया। अलीज़ा मुसलसल मुकज्जिम को कॉल कर रही थी, मगर इसका फ़ोन बंद जा रहा था तो इसे रोना आ रहा था, क्योंकि वो सुबह 5 बजे का गया हुआ था और अब रात के 8 बज चुके थे। अलीज़ा फ़ोन रखती कमरे से बाहर निकली और सामने लाउंज में बीजान और रज़िया बेगम को बैठे देखा तो इनके पास चली गई। क्या हुआ बच्चा, फ़ोन नहीं उठाया इसने? अभी तक ही बीजान ने अलीज़ा की जानिब देखते हुए पूछा, जिसका चेहरा उदासी से मुरझाया हुआ था। नहीं बीजान, मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा है, इन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। अलीज़ा सर झुकाते हुए उदासी से बोली। मेरी बच्ची, शादी से पहले वो अक्सर ऐसे ही लेट आता था, तुम परेशान नहीं हो, आ जाएगा। चलो उठो और खाना खाओ, दोपहर को भी ठीक से नहीं खाया तुमने। रज़िया बेगम बोलती अलीज़ा को लिए किचन की तरफ बढ़ी। इसे खाना खिलाकर कमरे में सोने के लिए भेज दिया। अलीज़ा मुसलसल करवट बदल रही थी जब इसको नींद नहीं आ रही थी। कैसे मुकज्जिम जो भी था नींद नहीं आ रही थी, कैसे मुकज्जिम जो भी था जो इसके गिर्द मोहब्बत का एहसास कायम करता तो इसे नींद आ जाती। अलीज़ा ने घड़ी की तरफ देखा तो रात के 12 बज रहे थे। इसे बहुत रोना आया, मगर वो खुद पर कंट्रोल किए हुए थे। मुकज्जिम में घर में दाखिल हुआ तो रात के 1 बज रहे थे। वो तेज़ तेज़ कदम लेता अपने कमरे की जानिब बढ़ा। आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ और अंदर बढ़कर लाइट्स ऑन की के सामने कंबल में छुपी अलीज़ा पर नजर गई। वो लंबा सांस लेता चेंज करने चला गया। अलीज़ा जो सोने की कोशिश में हलकान हो रही थी, दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर फ़ौरन कंबल में छुप गई। वो पहचान गई थी कि मुकज्जिम को इसे महसूस हो गया था कि मुकज्जिम ही है, मगर वो इससे नाराज़ थी। भला वो इतनी देर इससे गाफिल कैसे रह सकता था। काफ़ी देर गुजरने के बाद जब अलीज़ा को कमरे में कुछ हलचल महसूस हुई तो इसने आहिस्ता से कंबल हटाकर सामने देखा तो आंखें खौफ से फैल गई। मुकज्जिम ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा अपनी पट्टी उतारने में मसरूफ़ था, जो कंधे को हरकत देने की वजह से खून से तर हो चुकी थी। अलीज़ा आहिस्ता से उठी और मुकज्जिम के पीछे जाकर खड़ी हो गई। मुकज्जिम इसकी मौजूदगी महसूस कर चुका था और जल्दी से पट्टी करता वहाँ अलीज़ा की तरफ मुड़ा तो अलीज़ा ने आंसू से भरी आंखें उठाकर इसके कंधे की तरफ देखा। ये आपको क्या हुआ? अलीज़ा लड़खड़ाती हुई नम आवाज़ में पूछा, जबकि नज़र सिर्फ मुकज्जिम के कंधे पर की गई पट्टी पर थी। चोट लग गई है, बस छोटी सी। मुकज्जिम इसका हाथ पकड़े अपने हिसार में लेते हुए बोला। नहीं, ये चोट नहीं है, आप बताइए क्या हुआ? अलीज़ा का लहजा खौफज़दा था। कुछ नहीं यार, क्यों परेशान हो रही हो? मुकज्जिम इससे लिए बेड की तरफ बढ़ा। दर्द हो रहा है ना? अलीज़ा मुकज्जिम के कंधे पर की गई पट्टी को अपने हाथ से छूते हुए बोली, जबकि कब से रखे आंसू वो अब रोक नहीं पाई। इसकी आंख से निकलता आंसू मुकज्जिम के हाथ पर गिरा तो मुकज्जिम ने फ़ौरन अपनी तरफ खींचकर इसे खुद में बींच लिया। मेरी जान, दर्द ऐसे तो नहीं, मगर तुम्हारे रोने से ज़रूर हो रहा है। मुकज्जिम इसे अपने साथ लगाए माथा चूमते हुए बोला। आप कहाँ गए थे सुबह से? अलीज़ा ने अपनी आंसुओं से भरी आंखें उठाकर मुकज्जिम को देखते हुए पूछा, जबकि मुकज्जिम का दिल किया जैद को जान से ही मार दे, जिसने इसे नींद का इंजेक्शन देकर 16 घंटे सुला दिया था। एक बहुत ज़रूरी काम आ गया था, फिर वहाँ जाना पड़ा। काम ज़्यादा बढ़ गया और मैं ज़्यादा मसरूफ़ हो गया, इसलिए बता भी नहीं सका तुम्हें। तुम परेशान होती रही।
मुकद्दिम ने अलीज़ा की तरफ देखते हुए पूछा तो अलीज़ा ने आहिस्ता से हाँ में सर हिलाया। क्यों? माजी ने बताया नहीं था कि मैं अक्सर लेट आता हूँ? मुकद्दिम ने अलीज़ा पर लब रखते हुए पूछा। बताया था, पर अलीज़ा ये कहती हुई खामोश हो गई। पर क्या? मुकद्दिम ने इसके माथे से बाल पीछे करते हुए पूछा। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, नींद भी नहीं आ रही थी। अलीज़ा ने नज़रें झुकाते हुए हल्की सी आवाज़ में बताया, जबकि मुकद्दिम के होठों पर मुस्कुराहट रेंगी। तो अब अच्छा लग रहा है? मुकद्दिम इसका गाल चूमता हुआ सरगोशी नुमा आवाज़ में बोला तो अलीज़ा के दिल में बेख्तियार धड़का। चलो आओ सोते, काफ़ी रात हो गई है। मुकद्दिम बोलता हुआ अलीज़ा को अपने हिसाब में लिए लाइट ऑफ कर गया। नींद तो इसे आनी नहीं थी, मगर इसे यह भी पता था कि अगर वो ना सोया तो अलीज़ा भी नहीं सोएगी। मेरा अभी कुछ देर ही गुजरी थी कि जब अलीज़ा ने मुकद्दिम को बुलाया। अलीज़ा के मीर कहने पर मुकद्दिम की धड़कनें एकदम तेज़ हुई। जी जाने मीर, मुकद्दिम ने मोहब्बत भरे लहजे में जवाब दिया। आपको दर्द हो रहा है ना? अलीज़ा ज़रा सा सर ऊंचा किए उसे देखते हुए बोली। नहीं मेरी जान, मुझे दर्द नहीं हो रहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप चुपचाप सो जाओ, मैं सोने नहीं दूंगा, वरना मैं सोने नहीं दूंगा और तुम्हारी ये छोटी सी जान मुश्किल में पड़ जाएगी। मुकद्दिम साइड का लैंप ऑफ करते हुए बोला, जबकि अलीज़ा इसकी बात का मतलब समझती हुई एकदम से इससे दूर हुई, मगर एक ही पल वो वापस इसी जगह पर थी। तुम क्यों भूल जाती हो कि यहाँ से निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है? मुकद्दिम अलीज़ा का सर अपने सीने पर रखते हुए इसे बेहद करीब करते हुए बोला तो वो फ़ौरन आंखें बंद कर गई। कुछ ही देर में इसकी तेज़ चलती हुई सांसों से साबित हो गया कि वो सो गई है। मुकद्दिम हल्का सा मुस्कुराया और साइड लैंप ऑन किया। इसका चेहरा अपने बाजू पर रखे बगूर इसे देखने लगा। लैंप की मध्यम सी रोशनी में इसका चेहरा चांद की मानी चमक रहा था। मुकद्दिम इसे मोहब्बत पाश नज़रों से देख रहा था। कितनी परेशान थी वो। मुकद्दिम के लिए इसके दर्द को इससे ज़्यादा खुद में महसूस कर रही थी। मुकद्दिम ये सब सोचता हुआ मुस्कुराया और झुककर इसके चेहरे को हर नकूश जो अपने होंठों से छूने लगा इसकी गर्दन पर लब रखे। लंबा सांस लिया और इसकी खुशबू को अपने अंदर उतारने लगा, जो कि इसको कितना सुकून दे रही थी। न खुदा ने इस छोटी सी लड़की में मुकद्दिम जब जब इसके पास होता इसे अपने वजूद मुकम्मल लगता। मुकद्दिम ने अभी तक इसकी कुर्बत की चाह नहीं की थी, शायद वो इसकी रूह से इश्क करता था, और रूह का इश्क जिस्म का मोहताज नहीं होता। मुकद्दिम इसके फूले सुरख गाल पर अपनी नाक ट्रेस करता हुआ मुस्कुराया और ओले और के होठों को हल्का सा छूकर दोबारा खुद से बीचते हुए आंखें मूंद ली। अलीज़ा को नींद में ऐसे महसूस हो रहा था जैसे वो किसी गर्म चीज़ के पास मिठी हुई है और इसकी तपश इतनी है कि इसे अपना आप जलता हुआ महसूस हुआ। अलीज़ा ने अपनी आंखें खोलकर देखी तो मुकद्दिम इसे अपने हिसार में लिए हुए था। जबकि आंखें बंद थी। अलीज़ा ने इसके बाजू पर हाथ रखा तो इसे ऐसे महसूस हुआ जैसे इसके अपने हाथ पर गर्म कोयला रख दिया हो। अलीज़ा एक झटके से उठी। मुकद्दिम को बहुत तेज़ बुखार था, वो नडाल सा पड़ा था, इसलिए इसका एहसार तोड़े अलीज़ा उठ गई। मीर, क्या हुआ आपको? अलीज़ा इसके माथे पर हाथ रखते हुए बोली तो इसका माथा आग की जान मानिक झुलस रहा था। या अल्लाह, इन्हें तो इतना बुखार है, मैं क्या करूं? अब अलीज़ा परेशानी के आलम में बोली तो इसे याद आया कि एक बार अहमद को भी इस तरह बुखार था तो मामा ने पूरी रात जाकर इसे ठंडे पानी की पट्टियाँ की थी। अलीज़ा फ़ौरन से उठी और अपना दुपट्टा लिए किचन गई। वहाँ से बर्फ़ निकालकर पानी में डाला और अपने कमरे में आ गई। मुकद्दिम के पास बैठकर इसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियाँ की और फिर इसकी शर्ट के बटन खोले तो इसकी नज़र मर्दाना जोड़े मजबूत सीने पर गई तो वो इख्तियार नज़रें झुका ली। अलीज़ा मुसलसल इसके माथे, पेट, सीने और बाजुओं पर ठंडे पानी की पट्टियाँ कर रही थी। इसे 1 घंटे से ज़्यादा वक्त हो चुका था, पर हम अमल करती वो बार बार किचन में जाती और ठंडा पानी लाती और मुकद्दिम को ठंडे पानी की पट्टियाँ करती। फजर की अजान की आवाज़ कानों में पड़ी तो अलीज़ा उठी, नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद बहुत सी आयात पढ़कर मुकद्दिम पर फूंकी।
इसे पास ही बैठ गई और फिर से आहिस्ता से ठंडे पानी की पट्टियां करने लगी। साथ साथ कुछ न कुछ पढ़कर इस पर फूंक रही थी। मुकद्दिम का टेम्परेचर अब काफ़ी बेहतर हो चुका था। यकीनन कुछ ही देर में बुखार भी उतर जाता था। अलीज़ा का पानी का बाउल और पट्टियां साइड टेबल पर रखती मुकद्दिम की तरफ देखने लगी। इसकी आंखें अभी भी बंद थी। सजीदा रहने वाला ये शख्स सिर्फ इसके लिए ही रहम दिल था और इसे बच्चों की तरह ट्रीट करता था। खूबसूरत चेहरा, अनाबी होंठ इस वक्त आपस में पेवस्त हुए थे। बेशक अल्लाह ने इसका नसीब बहुत हसीन बनाया था। आज अलीज़ा के दिल ने इसे गवाही दी थी और वो बेख्तियार होती इस पर झुकी और माथे से स्याह सिल्की बाल पीछे किए और इसके माथे पर लब रख दिए और पीछे हटकर इसे देखने लगी और हल्का सा मुस्कुराई। इसे देखते देखते कब इसकी आंख लग गई इसे पता ही नहीं चला। आंखों में पड़ने वाली रोशनी की वजह से मुकद्दिम की आंख खुली तो इसे अपने जिस्म में थकन थकन सी महसूस हुई। मुकद्दिम ने अपनी साइड बाएं जानिब देखा तो अलीज़ा बेड क्राउन से टेक लगाए सो रही थी। चेहरे पर हिजाब किया हुआ था, जबकि एक हाथ मुकद्दिम के बाजू पर और दूसरा अपनी गोद में रखे हुआ था। मुकद्दिम उठकर बैठा तो खुद को सामने शीशे में देखा। शर्ट के सारे बटन खुले थे, बाजू भी कोहनियों से ऊपर तक होल थे। मुकद्दिम मुस्कुराया और अलीज़ा को सीधा करके लटाया और इसके माथे पर लब रख दिए। वो बेखबर नहीं था जहाँ इसकी आंख बंद थी, मगर वो अलीज़ा का एक एक लम्स महसूस कर सकता था। बुखार के दौरान मुकद्दिम ने एक बार आंखें खोल कर देखा था, तब अलीज़ा हाथ में बाउल पकड़े कमरे से बाहर जा रही थी। बिल्कुल छोटी सी हो, रात भर जाकर मेरा बुखार उतारने में लगी हो। इतना जुल्म ठीक नहीं है मेरी जान। मुकद्दिम दोबारा इसका माथा चूमते हुए बोला और साइड टेबल से अपना फ़ोन पकड़ा जो कब से बज रहा था। बोलो दाद। मुकद्दिम फ़ोन कहाँ से लगाए सीधा होकर बैठा। सर, खावर जेल से भाग गया। वो कहाँ भागा इसे इस बात का कहीं से भी पता नहीं चल रहा। इसे भागे 5 घंटे गुजर चुके थे, मगर इसका कहीं अता पता नहीं था और एसपी की टीम के भी कुछ बंदे गायब हैं। मुझे इन्हीं का हाथ लगता है खावर को भगाने में। मुकद्दिम दाद की बात सुनता बालकनी में आया, जबकि आंखें लाल अंगारा बनी हुई थी और जिस्म की रगें तनी हुई थी। मुझे वो हर हाल में चाहिए दाद। एसपी के कुत्तों को ढूंढो और एसपी जो पैगाम पहुंचा दो कि अगर वो इन सब में मिला हुआ है तो इसकी मौत पक्की है। मुकद्दिम की कराह को कहता फ़ोन बंद कर दिया और लंबे लंबे सांस लेता खुद को नॉर्मल करने लगा। तुम्हारी मौत मेरी ही हाथों लिखी है खावर हसन, और तुम्हारे कुत्तों को मैं ढूंढ ढूंढ कर मारूंगा। मुकद्दिम अपना सिगरेट सुगलाता हुआ बोला और वहीं बैठ गया। अलीज़ा की आंख खुली तो देखा कमरे में कोई नहीं है और घड़ी 9 बजा रही थी। उठी और देखा बालकनी का दरवाज़ा खोला तो वो अपने स्लीपर्स पहने बालकनी की जानिब कदम बढ़ा दी। वो बालकनी में आई तो सामने मुकद्दिम बैठा आंखें मोदे सिगरेट पी रहा था, जबकि अलीज़ा को ये देखते हैरत हुई। जब से वो मुकद्दिम के साथ थी इसने ऐसे सिगरेट पीते हुए नहीं देखा था। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम लेती मुकद्दिम के पीछे जा खड़ी हुई। मुकद्दिम इसकी मौजूदगी महसूस करता हुआ मुस्कुराया और आंखें खोलता सीधा होकर बैठ गया। हाथ में पकड़ा सिगरेट सामने रखी ऐश ट्रे में मसल दिया और सीधा होकर बैठा और फिर अचानक अपना एक हाथ पीछे ले जाकर अलीज़ा को आगे की जानिब खींचा और वो सीधा इसकी गोद में आ गिरी। इस अचानक होने वाले हमले के लिए तैयार ना हुई थी। मुकद्दिम के ऐसा करने पर वो इसकी जान हलक में अटक गई। मैं तुम्हें तुम्हारी खुशबू से पहचान लेता हूँ, फिर चाहे तुम मेरे सामने खड़ी हो या मेरे पीछे। मुकद्दिम अलीज़ा के दोनों बाजू ज़बरदस्ती अपनी गर्दन में हायल करता हुआ बोला, अब ठीक हैं? अलीज़ा इसकी गर्दन से बाजू निकालते हुए बोली तो मुकद्दिम ने घूर कर इसे देखा। तुमने मुझे कुछ होने ही नहीं दिया। मुकद्दिम बोलता हुआ दोबारा इसके बाजू अपनी गर्दन में हायल कर गया, जबकि अलीज़ा कपकपा रही थी। आपको बुखार था? अलीज़ा अपना हलक तर करते हुए बोली। चेक कर लो। मुकद्दिम बोलता इसकी गर्दन में मुंह छुपा गया, जबकि इसकी इस हरकत पर अलीज़ा की तो जान ही निकल गई। वो नीचे सब इंतज़ार कर रहे हैं नाश्ते पर। अलीज़ा ने इसे याद दिलाया। मुकद्दिम ने सर उठाकर इसकी तरफ देखा, जिसकी आंखें झुकी हुई थी। वो मुस्कुराया और थोड़ी सी इसका चेहरा ऊपर किया तो अलीज़ा ने नज़रें उठाकर मुकद्दिम को देखा तो वो दिलकशी से मुस्कुराया। तुम्हें पता है मुझे सबसे पहले तुम में क्या पसंद आया था?
मुकद्दिम अलीज़ा की तरफ देखते हुए बोला तो अलीज़ा ने नफ़ी में सर हिलाया। सबसे पहले तुम्हारी आंखें, फिर तुम्हारी आंखों में नज़र आने वाली पकीज़गी, और फिर तुम्हारी आंखों में नज़र आने वाली किसी नामहरम के लिए लातल्लुक़ी, फिर तुम्हारी आंखों में नज़र आने वाला मेरा अक्स, फिर तुम्हारी आंखों में नज़र आने वाला मेरा ख्वाब, और फिर तुम्हारी आंखों में नज़र आने वाली मेरी मोहब्बत। और मुझे इश्क है तुम्हारी आंखों में नज़र आने वाली मेरी मोहब्बत के तमाम रंगों से। मुकद्दिम इसकी आंखों पर लब रखते हुए बोला तो अलीज़ा मुस्कुरा दी। मुकद्दिम ने अलीज़ा की तरफ देखा और आहिस्ता से इसका हाथ पकड़कर अपने दिल पे मुकाम पर रखा। अलीज़ा ने हैरानगी से मुकद्दिम को देखा कि धड़कनी, ये सांसें तुम्हारी मलकियत है मेरी जान। मुकद्दिम इसका हाथ लबों से लगाता हुआ बोला, जबकि अलीज़ा आंखें फुलाए इसके हर अमल को हैरत से देख रही थी। मीर, अलीज़ा ने मुकद्दिम को देखते हुए पुकारा, जो इसकी गर्दन में मुंह छुपाए अपना लम्स छोड़ रहा था। जाने मीर, मुकद्दिम मोहब्बत से चूर लहजे में बोला, बाहर कोई बुलाने आया है, प्लीज़ चलिए। अलीज़ा इसकी गिरफ्त से निकलने की कोशिश करते हुए बोली तो मुकद्दिम सख्त बदमज़ा हुआ और इसलिए उठ खड़ा। फ्रेश होकर आओ जल्दी से, फिर चलती हैं। मुकद्दिम अलीज़ा का गाल थपथपाते हुए बोला तो अलीज़ा हाँ में सर हिलाती हुई ड्रेसिंग रूम में तैयार होने के लिए चलेगी, जबकि मुकद्दिम भी अपने कपड़े लिए वॉशरूम में घुस गया। तो चलिए फिर इस नावल को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं एक अगली बड़ी ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूला करें।